कड़ाके की ठंड थी, बाहर सर्द हवाएं चल रही थी। शाम के समय सरला अपने घर में बैठी चाय पी रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सरला जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने उसका बेटा गले में वरमाला डाले खड़ा था। हे भगवान रजत, ये क्या है? ये तू किसे उठा लाया? माँ, ये सोनल है और अब ये तेरी बहू है। मैं इससे प्यार करता हूँ और हम दोनों ने शादी कर ली है। हे राम, ये तूने क्या किया? अरे पाखी, देख तो आकर, तेरा भाई दुल्हन ले आया है। न दान, न दहेज, न बैंड, न बाजा। हे भगवान, अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी? लोग क्या कहेंगे? इकलौते बेटे का ब्याह, वो भी ऐसे? सत्यानाश, अब रिश्तेदार हंसेंगे मुझ पर। अरे वाह भैया, भाभी तो बहुत ही सुंदर है। और माँ, अब तुम भी चुप हो जाओ। अब ये इस घर की इज्जत, इस घर की बहू है। सरला जल भुन कर अंदर चली जाती है। फिर पाखी अपनी भाभी का गृह प्रवेश कराती है और उसे उसके कमरे तक ले जाती है। अगली सुबह नई बहू सोनल की पहली रसोई थी। उसने बड़े मन से सबके लिए खीर बनाई और अपनी सास को भी खाने को दी। लेकिन सरला बिना खीर खाए ही वहां से चली गई। पाखी अपनी माँ को समझाती है, माँ, अब कब तक भाभी से नाराज रहोगी? वो इस घर की बहू है। देखो ना, भाभी ने कितने प्यार से सबके लिए खीर बनाई है। लो, खा लो ना। सरला आखिरकार वो खीर खाई लेती है। फिर पाखी अपनी माँ से कहती है, माँ, हम कल भाभी की मुंह दिखाई का फंक्शन रखते हैं। इसी बहाने मोहल्ले की औरतें भाभी से मिल लेंगी। ठीक है, अब तू जाकर उस कलमुही को बता दे। पाखी सोनल और रजत को ये बात बताती है। सोनल और रजत ने कोर्ट मैरिज की थी, इसलिए कपड़ों के नाम पर सोनल के पास कुछ भी नहीं था। मुंह दिखाई पर पहनने के लिए वो रजत से नया स्वेटर लाने की बात कहती है। रजत, कल मेरे पास पहनने के लिए कोई साड़ी और नया स्वेटर नहीं है। देखो ना, अब जब तक मेरी मुंह दिखाई नहीं हो जाती तब तक मैं तो बाहर जा नहीं सकती, इसलिए तुम ही मेरे लिए कोई साड़ी और स्वेटर ले आओ। तभी वहां सरला भी आ जाती है। स्वेटर लाने की क्या जरूरत है? बेकार में ही पैसे बर्बाद करने हैं क्या? इतना कहकर सास अपने कमरे में जाती है और अलमारी में रखे अपने कुछ स्वेटर ले आती है। ले, इनमें से मेरा ही कोई स्वेटर पहन ले। तू खुद तो अपने मायके से कुछ लाई नहीं, बस खाली हाथ आ गई मुंह उठाकर। लेकिन माँ जी, ये तो कितने पुराने स्वेटर हैं, ऊपर से फीके रंग के। हाँ, तो ये मिल रहा है, वही शुक्र मना तू। अरे, अगर मेरा रजत मेरी पसंद की लड़की लाता ना, तो उसे तो मैं गहनों में और नए नए कपड़ों में तौल देती। और वैसे भी मेरी कोई दुकान नहीं है जो मैं तुझे नया स्वेटर लाकर दूं, समझी? नहीं माँ, सोनल ये नहीं पहनेगी। आप रहने दो, मैं सोनल के लिए बाजार से ले आता हूँ। शाम को रजत जब साड़ी और स्वेटर लेकर आता है तो उस स्वेटर को देखकर सरला की आंखें भी चमक जाती हैं। रजत जैसे ही स्वेटर सोनल को देने लगता है, उससे पहले ही सरला वो स्वेटर छीन लेती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है और रंग भी देखो कितना प्यारा है। ये तो मुझ पर खूब खिलेगा। लेकिन माँ जी, ये स्वेटर तो ये मेरे लिए लाए हैं ना। लाए हैं तो क्या हो गया? अब ये मुझे पसंद आ गया है, इसलिए अब ये मेरा है। माँ जी, ये गलत बात है। अब मैं अपनी मुंह दिखाई में क्या पहनूंगी? जो मर्जी पहन मेरी बला से। सुनिए ना, आप माँ जी के लिए ऐसा ही स्वेटर ले आइए ना। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है सोनल, क्योंकि उस दुकान में ये लास्ट पीस ही बचा था। मैं ये स्वेटर कल पहनूंगी। देखना तू, सबकी नजर मुझ पर ही होगी। और वो पड़ोस वाली कमला, वो तो देखना कैसे जलेगी मेरा ये नया स्वेटर देखकर। हाँ, जैसे आपको जलन हुई मेरा ये स्वेटर देखकर। सरला वो स्वेटर ले जाकर अपनी अलमारी में रख देती है। ये देख सोनल को बहुत गुस्सा आता है। फिर सरला जब पूजा करने के लिए जाती है तो सोनल उस स्वेटर पर चाय गिरा देती है और उसे वापस अलमारी में रख देती है। सासू माँ, अगर आप मुझे ये स्वेटर नहीं पहनने देंगी तो मैं भी ये स्वेटर आपको नहीं पहनने दूंगी। बड़ी शातिर समझती है ना आप खुद को, लेकिन ये मत भूलो मैं भी आपकी ही बहू हूँ। अगले दिन सोनल की मुंह दिखाई होती है। सब मोहल्ले की औरतें सोनल की मुंह दिखाई के लिए वहां आती हैं। सोनल पाखी का दिया हुआ स्वेटर अपनी मुंह दिखाई में पहनती है। सभी उसकी सुंदरता की बहुत तारीफ करती है। कुछ देर बाद सरला वो नया स्वेटर पहनकर वहां आती है, लेकिन वो इस बात से अनजान होती है कि पीछे उसकी स्वेटर में बड़ा सा चाय का दाग लगा हुआ है। वो दाग देख सभी औरतें खूब हंसती हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, अरे सरला बहन, तेरे स्वेटर पर बना ये चाय का डिजाइन तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। लगता है ये स्वेटर तुझे इतना पसंद है कि अपने साथ साथ तो इसे भी चाय पिलाती है। ये सुनकर सब सरला पर हंसने लगती हैं, तो वहीं पाखी और सोनल भी हंसने लगती है। तभी सोनल धीरे से अपनी सास के कानों में कहती है, माँ जी, इसे कहते हैं शेर पर सवा शेर। बेचारी सरला अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सोनल से माफी मांगती है और फिर उसे नए नए स्वेटर और कपड़े लाकर देती है। जयपुर में रहने वाली ओमवती की दो बहुएं थीं, कनिका और अर्चना। ओमवती की बड़ी बहू कनिका बड़ी ही शातिर और तेज दिमाग की थी। एक शाम कनिका अपनी सहेली के साथ बिग बाजार जाती है। काफी देर शॉपिंग करने के बाद कनिका की सहेली पायल कहती है, ओ तेरी, 8 बज गए। हे भगवान, मेरी सास तो मुझे खा ही जाएगी। कनिका जल्दी कर यार, 8 बज गए, मुझे लेट हो रहा है। घर जाकर अपनी सास के लिए खाना भी बनाना है मैंने। हाँ हाँ चल रही हूँ, पर तू इतना डर क्यों रही है? पहले मुझे इस पर्स की पेमेंट तो करने दे। इतना कहकर पायल और कनिका वहाँ से चल पड़ती है। रास्ते में चलते हुए
हल्की बारिश की बूंदें शुरू हो जाती हैं। तभी कनिका पायल से कहती है, अरे क्या हुआ पायल, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कनिका, तेरी आंखें हैं या बटन? तुझे ये बूंदाबांदी नहीं दिख रही? यही तो असली ठंड की शुरुआत है। ठंड शुरू होते ही मेरी सास खुद तो सारी सर्दी रजाई में पड़े पड़े गुजार देगी और ऊपर से तरह तरह की फरमाइशें करती रहेगी। ठंड में सारा दिन काम करते करते मेरी तो हालत खराब हो जाती है। ये तो सच है, सर्दियों में काम करने में हालत तो खराब हो जाती है, लेकिन मुझ पर इन सर्दियों का कोई असर नहीं होता। अच्छा, पर वो कैसे? क्योंकि मेरे पास एक ऐसा रामबाण इलाज है जो हर साल मेरी सर्दी भगा देता है। रियली? तो फिर मुझे भी कुछ टिप्स देना कनिका। फिर कभी फुर्सत में बैठेंगे तब तुझे सारी टिप्स दूंगी। फिलहाल तो तेरा घर आ गया, चल बाय। बाय बाय। फिर कनिका और पायल दोनों अपने अपने घर चली जाती है। अब इसे कैसे बताती कि किस तरह मैं अपनी भोली भाली सास और देवरानी का सर्दियों में खूब फायदा उठाती हूँ। ठंड तो सचमुच में बढ़ गई है। अब मुझे घर पहुंचकर ही अपने प्लान को अंजाम देना होगा। फिर जैसे ही कनिका घर पहुंचती है, वो सर्दी लगने का ड्रामा शुरू कर देती है। अरे बहू, क्या हो गया तुझे? कितना छींक रही है? माँ जी, आपको तो पता ही है ना कि ठंड शुरू होते ही मेरा शरीर फूल की तरह मुरझाने लगता है। मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ? हाँ हाँ, जा बहू, जल्दी से रजाई ओढ़कर बिस्तर में लेट जा, कहीं तुझे ठंड ना जकड़ ले। मैं छोटी बहू को कहकर तेरे लिए चाय भिजवा देती हूँ। वहीं किचन में काम कर रही अर्चना उन दोनों की सारी बातें ध्यान से सुन रही होती है और गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है, उफ, हर साल का यही ड्रामा है जेठानी जी का तो। ऊपर से हमारी सासू माँ झट से उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती हैं। अर्चना की शादी पिछले साल सर्दियों में हुई थी। उस वक्त नई बहू का कनिका ने खूब फायदा उठाया और खुद काम चोरी करके सारी सर्दियों में बेचारी अर्चना से खूब काम करवाया। लेकिन अर्चना उन्हीं 3 महीनों में कनिका की काम चोरी जान गई। उफ, एक तो ये ठंडा पानी और ऊपर से इतने सारे बर्तनों का ढेर। मुझे तो लगता है कहीं इनको धोते धोते मैं ही ना निपट जाऊं। तभी ओमवती किचन में आकर अर्चना से कहती है, छोटी बहू, तुम्हारे बर्तन हो जाए तो फिर जल्दी से चाय चढ़ा देना अदरक डालकर। गरम गरम चाय बड़ी बहू को दे देना। और हाँ, अगर चाय बनाई रही हो तो एक कप मेरे लिए भी बना देना। बेचारी अर्चना बर्तन धोने के बाद उनके लिए चाय बनाती है। अपनी सास को चाय देने के बाद वो अपनी जेठानी के कमरे में चाय लेकर जाती है तो कनिका बिस्तर पर पड़े हुए सेल्फी ले रही थी। ये लीजिए जेठानी जी, गर्मा गर्म चाय। थैंक यू सो मच अर्चना। क्या बताऊं तुम्हें, मेरा सर कितना दुख रहा है। वैसे जेठानी जी, सर दर्द होने पर इंसान का मन सेल्फी खींचने का कहाँ करता है? तुम कहना क्या चाहती हो अर्चना? मैं क्या ठंड में काम से बचने के लिए बहाने बना रही हूँ? पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप ही अपनी कामचोरी की बात कर रही हैं। अर्चना उसको कामचोरी के ताने मारते हुए वहां से चली जाती है, लेकिन कनिका पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता। सूरज की पहली किरण के साथ अर्चना जागकर घर का सारा कामकाज करती और रात होने तक लगी रहती। वहीं कनिका बिस्तर पर पड़ी हुई आराम फरमाती रहती। संडे वाले दिन कनिका आराम से सोफे पर बैठे हुए अपनी सास के साथ चुस्कियां ले रही थी। तभी वो अर्चना से कहती है, अर्चना, जरा मेरा रूम तो साफ कर दो, सारा कमरा बिखरा पड़ा है। जेठानी जी, मैं जानती हूँ कि ठंड में आपको आलस जकड़ लेता है, लेकिन अपनी जगह तो जानवर भी साफ करके बैठता है, लेकिन आप तो अपना रूम तक साफ नहीं कर सकती। अर्चना, तुम अच्छे से जानती हो कि मुझसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। मेरी बॉडी ठंड झेलती है तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। जैसे ही मैं खड़ी होती हूँ मेरा सर घूमने लगता है। डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को बोला है। माँ जी, आप इसे कुछ कहती क्यों नहीं? ऐसा कहते हुए कनिका भोली भाली ओमवती के आगे अपने बीमार होने का राग छेड़ने लगती है और रोने लगती है। अरे मेरी बड़ी बहू, तू ठीक तो है ना? और तू छोटी बहू, तू इतना छोटा दिल मत रख। किसी को भी कोई बीमारी बताकर थोड़ी ही आती है। जा बड़ी बहू, तू जाकर आराम कर। और इस तरह एक बार फिर कामचोर बहू बच निकलती है। लेकिन कनिका के रोज रोज के बहानों से तंग आकर अर्चना उसकी सच्चाई सामने लाने का विचार मन में ठान लेती है। उसी शाम अर्चना किसी से फोन पर बात कर रही होती है। क्या सचमुच बिग बाजार में इतनी बड़ी सेल लगी है? सभी ड्रेसेस पर 50% ऑफ और मेकअप में भी भारी डिस्काउंट है। अरे वाह, फिर तो मैं आज ही जाऊंगी शॉपिंग के लिए। तू तैयार हो जा, मैं आती हूँ। ये सुनते ही कनिका फटाफट कमरे से बाहर आती है और अर्चना से पूछती है, क्या बिग बाजार में 50% का डिस्काउंट चल रहा है? ये मजे आ गए। फिर वो जल्दी से अपने पर्स में पैसे डालकर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। काफी दूर जाने के बाद उसे पुलिस वाले रोकते हुए कहते हैं, अरे रुक जाओ मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? सर मुझे जाने दीजिए ना। आपको पता है बिग बाजार में ड्रेसेस और मेकअप पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। अरे कहाँ का डिस्काउंट मैडम? 3 दिन से कड़ाके की ठंड के कारण जयपुर के सभी मॉल्स, मार्केट्स और दुकानें बंद पड़ी हैं। जाओ 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 जाओ, आप अपने घर जाओ, वापस चलो। ये सुनते ही कनिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे सारा माजरा समझ आ जाता है। वो जल्दी से घर वापस लौट आती है। उधर घर में ओमवती गुस्से में लाल पीली हुए बैठी होती है। कनिका के घर पहुंचते ही अर्चना उसे ताना मारते हुए कहती है, अरे दीदी, आप तो बड़ी जल्दी आ गई। क्या हुआ, साड़ी नहीं मिली क्या? अरे मैं साड़ी लेने थोड़ी ना गई थी, मैं तो ऐसे ही जरा टहलने गई थी। वो क्या है ना, कुछ देर पहले ही डॉक्टर का फोन आया था, उन्होंने ही थोड़ा चलने फिरने को कहा था। लेकिन कनिका के ये सारे बहाने अब कहाँ काम आने वाले थे। तभी ओमवती कहती है, बड़ी बहू, एक बात तो बताओ,
हफ्तों से बिस्तर पर पड़ा मरीज जिससे अपने लिए चाय तक बनाने की हिम्मत ना हो, वो शॉपिंग के नाम पर एक ही झटके में कैसे उठकर भाग सकता है? अब बस बंद करो अपने ये बहाने बनाना। अपनी सास और देवरानी की शराफत का बहुत फायदा उठा लिया है तुमने। अब से हर सर्दियों में पानी का सारा काम तुम करोगी और सूखा काम अर्चना करेगी। यही तुम्हारी काम चोरी की सजा है। ये हुई ना बात, जैसी करनी वैसी। अपनी सास से ये सब बातें सुनकर कनिका का चेहरा मुरझा जाता है, तो वहीं अर्चना खुशी से झूम उठती है। और इसके बाद तो हर सर्दियों में पानी वाला सारा काम कनिका करती, जबकि अर्चना सूखा काम ही करती।